नमस्कार। डीडी राजस्थान के समसामयिक विषयों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं और कैसे इस प्रदर्शन को और बेहतर बना सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में आज हमारे साथ बेहद ही खास और बेहद ही अनुभवी मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं उनका जल्दी से आपको परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं। आप वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खेल हैं उसमें आप बेहतरीन कमेंटेटर के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। दिनेश जी, आपका बेहद बेहद स्वागत है। हमारे साथ श्रीधर हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं और भारत के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में कई तरह के मेडल जीते हैं आपने। श्रीधर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सोनू पुनिया हैं। आप एशियन मेडलिस्ट हैं। किक बॉक्सिंग में भारत के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत के लिए मेडल जीते हैं। आप तीनों का इस प्रोग्राम में बेहद बेहद स्वागत है। धन्यवाद। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आप तीनों से मेरा एक ही प्रश्न रहेगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक संपन्न हुए हैं। पेरिस ओलंपिक में जो भारत का प्रदर्शन रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं संतोषजनक प्रदर्शन रहा है। इससे बेहतर हो सकता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पदक के करीब आए लेकिन पदक नहीं जीत पाए। लेकिन उससे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यह देखा जाना चाहिए कि वे उस विश्व स्तर तक पहुंचे, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, अपनी जी जान लगाई। तो ये देखते हुए उन्हें शाबाशी देना ज़्यादा उचित रहेगा। 6 पदक हम जीते, पिछले ओलंपिक से 1 पदक कम है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं अब भी कहूंगा कि प्रदर्शन बहुत संतोषजनक रहा। लेकिन थोड़ा और प्रयास करेंगे तो उससे बेहतर हो सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, इसकी उम्मीद करी जानी चाहिए। सोनू जी, आप खुद खिलाड़ी रहे हैं। आपको क्या लगता है पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन की जाए, अगर अपन पिछले ओलंपिक की बात करें तो पिछले साल 7 पदक थे भारत के खाते में, इस बार 6 पदक है। तो ओवरऑल बात करें तो उसके लमसम है, ठीक है। अब अपन ये बात करें कि और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, तो इसका एक कारण है कि अपन देखें कि लगभग 4th रैंक पे से आके चुक रहे हैं जी। तो कुछ भाग्य का खेल भी हो सकता है। अब अपन नोटिस करते हैं कि ओलंपिक में मेडल चाहिए, ओलंपिक में। इसके अगर पैरेलल अपन नोटिस करें कि ओलंपिक के साथ साथ एशियन गेम्स हैं जी। अपने को एशियन गेम्स को भी कंसीडर करना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वर्ल्ड गेम्स हैं, और भी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो ओसीए है, वो एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम एक्सेट्रा बहुत सारी एक्टिविटीज करवाती है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा भारत में मुझे लगता है कि जागरूकता का अभाव है। अपन सीधा टारगेट करते हैं फोकस कि ओलंपिक में अपना क्या रहा, ओलंपिक में अपने क्या प्रदर्शन रहा। तो इस हिसाब से अगर अपन और गेमों को भी, और जैसे अपना क्रिकेट है, क्रिकेट में इतनी पॉपुलैरिटी है, वहीं जैसे मैं किक बॉक्सिंग से हूं और बहुत सारे इवेंट है। अगर अपन ओलंपिक में उठा के देखें तो मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूं लगभग अपने 8-10 स्पोर्ट फिक्स हैं, उसी में मेडल आ रहे हैं, औरों में मेडल नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेज है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर रहती है। तो निसंदेह भारत के 140 करोड़ जनता है, उनकी भी उम्मीदें रहेगी। खैर, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। श्रीधर जी, आप खुद अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज है। पेरिस ओलंपिक की अगर बात करी जाए, हालांकि अब तक ओलंपिक में भारत का जो सफर है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो पेरिस ओलंपिक संपन्न हुआ है उसके ऊपर चर्चा करी जाए तो आपकी नजर में जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? पेरिस ओलंपिक में सर सबसे बड़ा दल अगर कोई था, शूटिंग के सबसे ज्यादा प्लेयर 21 प्लेयर थे जी, जो कि लास्ट टोक्यो में 15 सदस्य थे बस जी। तो उससे काफी बेटर हुआ है। जैसे अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, 2004 में राजवर्धन सिंह राठौड़ जी ने पहला मेडल लेके आए थे, जो सिल्वर मेडल था। देन उनको देखते हुए ही मोटिवेट होके ही अभिनव बिंद्रा जो एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल्स जीता है जी। अब इन दोनों के वजह से फिर गगन नारंग, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, विजय कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अभी उनका मोटिवेशन लेते हुए कि हम गोल्ड जीत सकते हैं, सिल्वर जीत सकते हैं, तो मनु भाकर और स्वप्निल को सलानी मेडल जीता है। और उसके साथ साथ बाकी भी जो हमारे 4 मेडल और आ सकते थे शूटिंग में, पर वो किसी मतलब हो सकता है वो पल नहीं था। जैसे अर्जुन बबूता है, वो 4th रहे। मनु भाकर का 1 मेडल और था 25 मीटर में, जो उसमें भी वो 2nd पर चल रही थी जी। और वो थोड़े से पॉइंट से चुक गई एक लास्ट कार्ड। देन मिक्स इवेंट में महेश्वरी चौहान का लास्ट कीट में जी, वो भी एक 3rd सीरीज उसका थोड़ा सा खराब हुआ, नहीं तो वो भी मेडल हमारा काफी अच्छा रहता जी।
तो सरबजीत का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, सरबजीत का मिक्स इवेंट में जो। खैर, आपने ये निशानेबाजी की बात करी, ओवरऑल निशानेबाजी के अलावा इनका प्रदर्शन आप किस तरीके से देखते हैं एज अ खिलाड़ी के रूप में? मैं समझता हूं कि सर जो पिछले कई सालों से जो प्रदर्शन नहीं था उससे काफी बेहतर हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ सालों से खेलो इंडिया जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें खेलो इंडिया के इसमें आप छोटे से बचपन से स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल से अभी गेम्स होने शुरू हो गई है, तो उसमें आप खिलाड़ियों का अंदर सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियल इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, टेक्निकली अच्छे अच्छे कोचेस फॉरेन के लेके आ रहे हैं, साई में ये सारा सब कुछ चल रहा है, मतलब अच्छी तरह से रूटीन से उन्होंने अलग अलग जगह सेंटर्स बनाए, तो उससे काफी इनहेंस हुआ है परफॉर्मेंस अपना ओवरऑल। अगर रेसलिंग में या बॉक्सिंग में, मतलब बाकी खेलों में भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है। भले हाँ चलो ठीक है हमारे पास मेडल्स कम है, तो हो सकता है कुछ वो मेंटल प्रेशर या वहां पर जैसे हम जाते तो एक चकाचौंध वहां पर एकदम से नई चीजें होती है तो वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है, पर ओवरऑल देखेंगे हम तो सबसे बड़ा दल हमारा काफी सालों बाद बहुत अच्छा बड़ा दल था और वो वहां पर जाकर खेल रहा है और अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, तो काफी बड़ी चीज है कि आने वाले दिनों में इसमें इंडिया के लिए बहुत अच्छी मतलब रास्ता खुलेगा। जी, भले मेडल भले ही कम हो लेकिन हमारा हौसला काफी बड़ा है और यही कारण रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो पेरिस ओलंपिक से जो खिलाड़ी आए हैं उनके साथ में चर्चा करी, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे सफर को तय किया है, उनके क्या कुछ इसमें अनुभव रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी और उन सबका कुछ समस्याएं भी रही हैं तो उन समस्याओं को भी जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात करते हुए कहा है कि आपका अगर हार हुई है तो हारना या जीतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, अगर आप हार भी गए तो आप हार कर नहीं आए, आप कुछ ना कुछ सीख कर आए। बिल्कुल, यही बहुत बड़ी बात होती है कि देश का मुखिया जो है आपको संबल दे रहा है, आपको समर्थन दे रहा है, और मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा समर्थन पिछले 10 सालों में, नीरज चोपड़ा ने खुद ने अभी कबूल किया था कि पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर फैसिलिटीज दी गई हैं जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अभी आप देखेंगे तो कुल मिला के 471 करोड़ के लगभग राशि जो है वो खेलों पे पेरिस ओलंपिक पे खर्च की गई थी। इतनी बड़ी राशि जब आप देते हैं और सबसे बड़ा एक कंधे को थपथपाते हैं कि आप खेल करके आए, हारें तो भी और जीते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब खिलाड़ियों से मिल रहे थे तब उनका कहना था कि ये मायने नहीं रखता कि आप मेडल जीतकर नहीं आए, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है, 140 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें कायम रखी, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने श्रीजय से, लक्ष्य सेन से, अमन सहरावत से और भी जो खिलाड़ी हैं चाहे वो मेडल लेकर आए हो या नहीं हो, उनसे भी बात करी और उनके अनुभव जाने कि किस तरीके से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई और भविष्य में हम किस तरीके से और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को हम प्रखरता के साथ में रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले ये होता था कि आप कोई भी खिलाड़ी होता था उसके पर्सनल कोच नहीं जाते थे, पर्सनल स्टाफ नहीं जाता था और हमेशा खिलाड़ियों को ये शिकायत रहती थी कि हमारे साथ जनरल जो जाते हैं, जनरल कोचेस जो होते हैं वो हमारे पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज दूर हुई है। अब अभी आप देखेंगे विनेश का थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहा है प्रकरण, वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी उनके पर्सनल सारा स्टाफ गया था। तो आप देखेंगे इस तरह जो भी बड़े खिलाड़ी हैं उनको जो भी दिक्कत आती है अपना पर्सनल कोच ले जाएं, पर्सनल स्टाफ ले जाएं, ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी नहीं है, पैसे में कमी नहीं है, सारी टीमों के साथ फॉरेन कोचेस जो चाहे बुलाए जाते हैं, एक एक टीम के साथ 2-2, 3-3 कोचेस रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा समर्थन है। जी वाकई में बहुत बड़ा समर्थन है और इसके आशा के अनुरूप हमें परिणाम भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन खेलों का हमने नाम तक नहीं सुना था वो खेल आजकल भारत में न सिर्फ खेले जाते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका भी तय करी जाती है और जो हमारे देश के खिलाड़ी है वो वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और मेडल जीत के लाते हैं। श्रीधर, आपने जिक्र किया था कि खेलो इंडिया जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसके बेहद अच्छे परिणाम हमें मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है खेलो इंडिया जैसे जो इवेंट है वो वाकई में ओलंपिक है, एशियन गेम से, कॉमनवेल्थ गेम से उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं? बिल्कुल सर, खेलो इंडिया में लेने के वजह से अब वो जैसे ये सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं रहा है, अब वो हर स्टेट में अलग अलग एकेडमीज बना रहे हैं, आने वाले दिनों में ये इनका प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां पर जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनको वहां पर कोचेस पर दे रहे हैं और जो पहले ओलंपिक्स जाकर आ रहे हैं तो उनको अभी नेशनल कोच बनाए, जो चीफ कोच वगैरह बनाए और उनके साथ सपोर्टिंग के लिए फॉरेन कोच आ रहे हैं। और बिफोर ओलंपिक या कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं तो ट्रेनिंग के लिए अब खिलाड़ियों को बाहर ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं, जहां पर जो कंपटीशन जहां हो रहे हैं वहीं पर उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो ये काफी फायदा होगा, मतलब उनको माहौल मिलता है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के खेल होते हैं।
तो खेलो इंडिया में ही ये सारा इसमें इन्होंने ऐड भी किया है कि जैसे फिजिशियन है, मेंटल ट्रेनर है या फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सारी चीजें टेक्निकल जो चीजें हैं उसके लिए काफी काम करना शुरू हो गया है खेलो इंडिया में। उसके अलावा इक्विपमेंट्स क्या क्या जरूरी है हमें जी, तो वो भी देना शुरू किया हुआ है। तो ये सारा खेलो इंडिया के थ्रू काफी अच्छी तरह से फाइनेंस होके हो रहा है जी। सोनू जी, आप खुद एक बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, किक बॉक्सिंग में आपने कई मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग में एक वक्त था भारत में सिर्फ टीवी पे जो दूसरे देशों की जो बॉक्सिंग है उनको शौकिया तौर पे देखी जाती थी, लेकिन अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत खुद बॉक्सिंग में चैंपियन बन रहा है, कई ओलंपिक में भारत ने बॉक्सिंग में मेडल भी जीते। आपको एज ए बॉक्सर क्या लगता है, बॉक्सिंग में जिस तरीके का जो प्रदर्शन हो रहा है पिछले कुछ ओलंपिक में, उसको देखकर क्या कुछ आशाएं जगी है इस फील्ड में? सर देखो, अगर तुलनात्मक रूप से अपन करें कि लास्ट टाइम क्या हुआ, पहले बॉक्सिंग में चैंपियन रहे हैं जी, इस बार मेडल नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं अभी जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रयासरत है, काफी सारे एनवायरमेंट पॉजिटिव दिया जा रहा है। जैसे कि अभी ओलंपिक में आपने देखा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सर मिले थे, लगातार फोन पे बात कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से तो पूरा पॉजिटिव एनवायरमेंट दिया जा रहा है जी। और जो स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, वो प्रैक्टिस भी बराबर कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अपन संजोग और भाग्य का मान सकते हैं। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा जो फर्क नजर आ रहा है वो ये कि सर अगर अपन ग्रास लेवल पे बात करें, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की कमी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जितने भी अपने ओलंपिक में बड़े मेडलिस्ट हुए हैं उनकी मोस्टली ट्रेनिंग फॉरेन हुई है, आउट ऑफ इंडिया हुई है। आप भले ही उठा के देख लीजिए किसी का भी, तो वो है कि जब और फॉरेन की, अब जैसे अमेरिका में बहुत ज्यादा मेडल आए, तो लोग अपने ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं जी। जब बाहर जो देशों में जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं वो सेम सुविधाएं अपने यहाँ उपलब्ध होने लग जाएगी, तो मुझे लगता है कि ओलंपिक खेलों में भी अपना बेहतर प्रदर्शन रहेगा जी। दिनेश जी, भारत की जो रैंक है 71वीं रैंक है, भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ से ज्यादा है। कई ओलंपिक में, इस बार भी ओलंपिक में देखा गया है कि जिनकी जो जनसंख्या महज 2 से 4 करोड़ है वो हमारे से कई आगे मेडल जीतने में। तो ये दिक्कत, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कहाँ चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी स्पोर्ट्स कल्चर अभी देश में नहीं है जी। जो स्पोर्ट्स का जो बेस है वो ब्रॉडन करना पड़ेगा। आप अभी सुविधाएं, जैसा सोनू जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भारत में भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक सिर्फ सेट ऑफ पीपल को मिलती हैं। जब तक आप आधार चौड़ा नहीं करेंगे, जब तक आधारभूत स्ट्रक्चर पे जाके संख्या नहीं बढ़ेगी, तो जहां आपके पास क्वांटिटी होगी, क्वालिटी ऑटोमेटिक निकल आएगी, यदि संचालन अच्छा है तो अपने को जो गाँव में है, अभी खेलो इंडिया योजना का जिक्र किया, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यही हो रहा है कि बेस उसका ब्रॉडन हो रहा है। तो उसमें अभी ये होता है कि जिला स्तर पे है, क्रिकेट को छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी खेल हो, उसे फाइनेंस इकट्ठा करने में, टूर्नामेंट कराने में बहुत जोर आता था, होते ही नहीं थे। लेकिन खेलो इंडिया में अभी खुद फाइनेंस करते हैं, अपनी तरफ से ऑब्जर्वर भेजते हैं कि संचालन सही ढंग से हो रहा है। तो हर तरह के खेलों के अंदर इस तरह पनपाया जा रहा है। तो जब बेस आपका बनेगा, बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्वालिटी अपने आप ऊपर आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर अपने को विकसित करना पड़ेगा। ये कल्चर की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? घर से, क्योंकि घर में जो पेरेंट्स है वो भी एक जमाना था जब कहते थे कि खेलोगे कूदोगी होंगी खराब, पढ़ोगी लिखोगी बनोगी नवाब। ये जो मेंटेलिटी, क्या आपको लगता है कि इस मेंटेलिटी के ऊपर हमें कार्य करने की सख्त जरूरत है? क्योंकि जब भी ओलंपिक आता है हमारी अपेक्षाएं तो इतनी रहती है, लेकिन हमारा जो एफर्ट है वो बहुत कम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी वो सिक्योर नहीं है खिलाड़ी जो हैं। पेरेंट्स के सामने ये समस्या आती है कि वो खिलाएं या पढ़ाएं, क्योंकि खेलने, यदि बच्चा खेलने जाता है, मेरे खुद के बच्चे खेलते थे दोनों, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि 15-15 दिन के कैंप लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगते हैं, स्टेट लेवल पे लगते हैं। अगर आप वो छोड़ करके कैंप में जाते हैं तो स्कूल की पढ़ाई नहीं होती है। मुझे याद आता है कई खिलाड़ियों के स्कूल से जब वो तारीफ करते थे हमारा ये गया, तो मैं उनसे सवाल यही पूछता था, प्रिंसिपल से पूछे, मैंने टीचर से पूछे कि आपने इनके लिए क्या किया, क्या स्पेशल क्लासेस लगाई, क्या इन्हें आपने एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स किए इनकी पढ़ाई के लिए? क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होगा और स्कूल में पढ़ाई और खेल दोनों का बैलेंस नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। दूसरा है आजकल की जो टेक्निक है, टीवी है, फोन है, इसकी वजह से बच्चे मैदान तक नहीं आते हैं। गोपाल सैनी नामी एथलीट हैं राजस्थान के, वो कहा करते थे कि बच्चों को मैदान तक लाना अपने आप में एक समस्या है। तो यहाँ महत्वपूर्ण रोल आता है आपके पेरेंट्स का और टीचर्स का, कि वो समझाएं कि खेल बहुत महत्वपूर्ण है जीवन की दृष्टि से, सिर्फ पदक की दृष्टि से नहीं। जी, वाकई में खेल बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। पदक तो खैर मिलते रहेंगे, पहला सुख निरोगी काया, और इस काया को निरोगी बनाने में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीधर जी, निशानेबाजी की अगर बात करी जाए, आपकी सफर की बात करी जाए, तो निशानेबाजी को अक्सर कहा जाता है कि एक महंगा शौक है, क्या लगता है आपको?
बिल्कुल काफी महंगा है। जैसे मैं अभी एक जैसे आपको बताऊं, आपने जब शुरुआत करी, आपने निशानेबाजी को चुना, वो कैसे चुना, वो समझना चाहिए। मैंने निशानेबाजी, मैं छोटे से गांव से ही निकला हूँ जी, पर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से चुना गया था, तो वहां से मुझे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हुई, जो मुझे एक राइफल दी जाती है, उसके लिए जो खर्चा आता है सारा, तो वहां से उन्होंने सपोर्ट करने की वजह से ही मैं आगे बढ़ा। और फिर आगे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से साई है जैसे, तो साई ने हमें मतलब अलग अलग जगह पर, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, वहां पर कैंप लगाए गए, तो वहां पर अच्छे कोचेस आए, तब जाकर हम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए जी। अब जैसे सिंपल सा उदाहरण, जैसे अब पेरेंट का जो जिक्र हुआ, जैसे मनु भाकर है, मनु भाकर जस्ट पहले बॉक्सिंग करती थी, तो बॉक्सिंग में उसको कोई चोट आई थी, उसके मामा ने बोला नहीं आप बॉक्सिंग छोड़ के थोड़ा सा और कोई गेम देखो, तो वहां उसने एक क्लब ज्वाइन किया जहाँ शूटिंग था, तो उसको शूटिंग थोड़ा सा अच्छा हुआ, तो शूटिंग अच्छा होने के वजह से उसके कोच ने उसके मम्मा को कहा कि मम्मा मैं ये गेम अच्छा करना चाहती हूँ, तो उसने काफी अच्छा करना शुरू कर दिया। एक दो महीने बाद उसने बोला कि मम्मा इसकी पिस्टल जो आता है छोटा, जो उसका भी इवेंट में मेडल जीता है, वो 1 लाख की आती है, कि मम्मा ये मुझे लेना है, हालांकि वो काफी महंगा है, पर पेरेंट ने उसको वो दिलाया अपने व्यक्तिगत स्तर पर, तो व्यक्तिगत स्तर पर देने के वजह से वो ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया और उसका काफी अच्छे से हुआ। फिर आगे जाकर वो हरियाणा से दिल्ली में जो हमारा मेन शूटिंग रेंज है, वहां उसकी मम्मा कंटिन्यू बाहर रही और वहां से उसका सफर चालू हुआ, वो वर्ल्ड चैंपियन बनी धीरे धीरे। लास्ट टोक्यो में वो खुद गई थी, वहां कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उसके पिस्टल में वो मेडल जीत नहीं पाई, पर उसका असर उसने कंटिन्यू जारी रखा। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने काफी उसको फाइनेंस किया, फिर अब जाकर उसका तीनों इवेंट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। तो जरूरी है मिलाकर पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी इस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं और इसमें हम आजमा सकते हैं। सोनू जी, आपको क्या लगता है, बॉक्सिंग में जो भारत का, जो पिछले कई सालों से भारत का नाम तक नहीं था, लेकिन पिछले 2-4 ओलंपिक की अगर बात करी जाए तो बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व वाकई में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग रहा है कि भारत का प्रतिनिधित्व भी बॉक्सिंग में सम्मानजनक है। इस बार निखत जरीन से, लवलीना बोरहिकम से भी काफी कुछ अपेक्षाएं करी गई थी, लेकिन वो उन अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई, काफी कोशिश काफी करी। सर, अगर आप जिन प्रतिद्वंदियों का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ओलंपिक, भारत जैसे देश में जन्म लेके ओलंपिक तक पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और वहां जाके प्रदर्शन अपना सबने बेस्ट दिया है जी। अब कहीं ना कहीं वो चूक हो रही है कि जैसे पूर्व में मेडल आ रहे थे, एक टाइम था जब कुछ नहीं था, फिर मेडल आए, फिर अब मेडल नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं वो चूक हो रही है। सरकार की तरफ से बेस्ट आउटपुट दिए जा रहे हैं, एनवायरमेंट अच्छा दिए जा रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो एक मैन अगर अपन रीजन देखे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जागरूकता का भाव अपना मैन हो सकता है जी। दूसरा, अगर देखें कि क्या है, जैसे अपन तुलना करें क्रिकेट से करें, क्रिकेट के अंदर कितनी अच्छी सुविधाएं हैं और हैं, सब कोचेज अलग अलग हैं। हमारी बॉक्सिंग में है, किक बॉक्सिंग जैसे मेरा मूल इवेंट है, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, कराटे, ताइक्वांडो, जुजित्सु, काफी इवेंट खेलता हूँ। तो सब में क्या है कि वही है कि आप खेल रहे हो। अब कईयों में फेडरेशंस के डिस्प्यूट होते हैं। आज अगर अपन ओलंपिक संघ की बात करें, ओलंपिक में अपन बात करें, लगभग अब की बार 32 स्पोर्ट थे जी, जिसमें से लगभग 16 स्पोर्ट में टीम गई इंडिया की तरफ से जी। और 5-6 स्पोर्ट में मेडल आए, बाकी और स्पोर्ट में मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं, या और स्पोर्ट में टीमें क्यों नहीं जा रही हैं? अपन जा ही नहीं रहे, 16 की 16 खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि खेल संघ के डिस्प्यूट है जी। तो जब अपनी कैटेगरी पूरी नहीं जा रही है, तो अपन कहां से समझ सकते हैं कि मेडल अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि मेडल आएंगे? सर दिनेश जी, आपसे मैं प्रश्न रहेगा मेरा, क्रिकेट, जैसा कि इन्होंने सोनू जी ने भी नाम लिया, क्रिकेट को लेकर पूरा देश में एक अलग सा ही माहौल है, तो आपको लगता है कि क्रिकेट के चलते जो अन्य गेम है उनको उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है? देखिए, क्रिकेट की कहानी अलग है। क्रिकेट जो एक तरह से होता है ना, हर देश का अपना अपना एक कल्चर होता है, अपना अपना गेम होता है। अमेरिका में बेसबॉल बहुत लोकप्रिय है और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट का माहौल था, तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट का ही माहौल है। ये हो सकता है कि इंग्लैंड का राज रहा है, इंग्लैंड से क्रिकेट निकला है, क्रिकेट वहीं ज़्यादा खेला जाता है, तो उस वजह से हो। लेकिन आप देखिए कि क्रिकेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सरकार से कोई सहायता नहीं लेता है, एफिलेटेड भी नहीं है, और दूसरा ये कि और खेलों को पैसा देता है, यानी क्रिकेट किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि एक माहौल है। आप हॉकी के अंदर 1 लाख लोग ले आई मैदान के अंदर, तो हॉकी भी उतना ही लोकप्रिय होगा, उतना ही साधन संपन्न हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप किस खेल को
बैकिंग दे रहे हैं, दर्शक किस खेल में पहुंच रहे हैं। यदि उस खेल में कोई भी खेल हो, कबड्डी की लीग के बीच में बहुत लोकप्रिय हुई थी, तो वहां थोड़ी, लेकिन जरूरी यह है कि इंडिपेंडेंट हो, थोड़े कॉर्पोरेट साथ में आए, जनता समर्थन दे, कम से कम मैदान में जाके। तो क्या क्रिकेट के पीछे ये मान ले कि एकदम सस्ता खेल भी, एक बैट भी मिल जाता है, बॉल भी मिल जाती है, अगर गली क्रिकेट की बात करी जाए जो बच्चों में एक सपना जगाता है, तो क्या कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए, जैसा कि उन्होंने श्रीधर जी ने बताया कि जो पिस्टल है वो 1 लाख रुपए की आती है, देखिए हर 500,000 रुपए में आ जाता है। हर खेल कॉस्टली है, आपको एक स्तर के बाद लगेगा हर खेल कॉस्टली है। टेबल टेनिस देखोगे आप, बहुत सस्ता सा खेल है, उसका कल्चर बनाने की बात करें, कल्चर नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर आपको सुविधाएं चाहिए, लेकिन एक आपको क्या है कि नंबर नहीं है, इसलिए जो भी अच्छा खिलाड़ी होता है उसे विदेश जाना पड़ता है, क्योंकि आपको एक सेट ऑफ खिलाड़ी चाहिए। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप खेलेंगे किसके साथ? खराब के साथ खेलेंगे, आपका खेल खराब हो जाएगा। तो आपको स्पेरिंग जो पार्टनर्स होते हैं वो आपको उसी स्तर के चाहिए। तो वो स्तर आपको मिलता कहाँ है? फॉरेन में मिलता है। अब नीरज चोपड़ा है, पिछले 3 साल से बाहरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अलग अलग पहलुओं पे ध्यान देते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब तक स्तर नहीं सुधरेगा, एक मुट्ठी भर लोगों के सुविधाएं देने से कुछ नहीं होने वाला। एक आध पदक आपका आएगा, लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो और वहीं से वो लोग आपस में लड़ करके, आपस में खेल करके प्रतिस्पर्धा अच्छी होगी, तो अपने आप क्वालिटी निकल के आएगी। जी, आगे बढ़ेंगे, यानी अच्छों से खेलेंगे तो अच्छे बनेंगे, खराब से खेलेंगे खराब बनेंगे। जी, और कहीं हार भी होगी तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है, और ये वाकई में सच बात है कि खेल में कभी हार नहीं होती, हम सीखते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि अभी जर्मन हॉकी कोच हैं अपने, हैंसर नाम है उनका, तो उन्होंने ये कहा है कि भारतीय लोगों की हालत वैसी हो गई है, एक बच्चा जैसे चॉकलेट के लिए रोता रहता है, यानी पदक को चॉकलेट समझ करके अपन पदक 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 करते रहते हैं। लेकिन आप कुल मिलाकर प्रदर्शन देखिए, प्रदर्शन कैसा रहा है। आपका 4थे स्थान पर आए तो भी अच्छा है, लेकिन आप जूझ कर हारे तो भी वो हार नहीं कही जाएगी। तो आप ये छोड़िए, पदक की गिनती करना छोड़ के स्तर बढ़ाने की कोशिश करिए और परफॉर्मेंस की ओर ध्यान दीजिए, तो वो सबसे बड़ा खेलों के प्रति एक तरह से समर्पण होगा। जी, तो पदक नहीं, प्रदर्शन पे ध्यान फोकस करेंगे तो पदक भी मिलते जाएंगे, प्रेशर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये। जी बिल्कुल। श्रीधर जी, इस बार जो ओलंपिक में, जो पेरिस ओलंपिक की बात करी जाए, तो अब तक का सबसे बड़ा शूटिंग दल 21 सदस्यों का पहुंचा था। शूटिंग में जो अपेक्षाएं हैं भारत की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, बढ़ती जा रही है और बढ़नी भी चाहिए सर जी, क्योंकि शूटिंग में अगर देखा जाए सफर, तो शूटिंग से ही मेडल आए हुए हैं अब तक। जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल शूटिंग में आए हैं। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, और अभिनव बिंद्रा है, गगन नारंग है, विजय कुमार है, और अभी भी शूटिंग में ही सबसे ज्यादा मेडल पेरिस में है। हालांकि अभी कुछ ही मतलब हमारा इतना सटीक निशाना करना होता है हमें कि थोड़ा सा वो हो सकता है कि वो सेकेंड्स या लक नहीं होता है, उस वजह से ये 3-4 मेडल्स और हमारे नहीं मिल पाए, नहीं तो वो भी मेडल हमारे पास मिले। 2-4 प्रतिस्पर्धा में हम 4th रैंक पे रहे। यस, जैसे अर्जुन बबूता का 2nd रैंक पर चल रहे थे जी, तो आखिरी के एक 9 पॉइंट, मतलब छोटा सा डेसिमल में होता है 9.5 और एक 9.9, ये 2 शॉट से ही उसका 2nd से डायरेक्ट वो 4th पर चले गए, तो वो एक मेडल हमारा रह चुका था। देन मिक्स में महेश्वरी चौहान, एक सीरीज हल खराब हुई उसकी, और इसका मनु भाकर का 25 मीटर में भी एक ब्रॉन्ज मेडल उसका फिक्स था उनकी जोड़ी का, तो वो एक थोड़ा सा रहा। नहीं तो फाइनल्स में एक रमिता जिंदल बोलकर है, वो भी ओवरऑल 7th आई, तो काफी अच्छा, मतलब प्रदर्शन अच्छा रहा। पर होता है एक दिन वो लक होता है, या वो दिन होना चाहिए। बाकी कोई टेक्निकल क्या कुछ ऐसी चीज है जिसको ध्यान में रखा ही जाना चाहिए? बिल्कुल, ऐसी कोई गलती या कोई कमी रह गई हो इनसे कि उसके ऊपर बार बार वो रिपीट हुई हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल है उसमें, जैसे लास्ट ओलंपिक में भी और अभी भी, कि हमें थोड़ा सा मेंटल ट्रेनिंग या जो हेजिटेशन वहां पर होता है जी, इस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। कि जैसे यहाँ पर तो पूरे 4 साल वर्ल्ड चैंपियन थे, मतलब जितना भी इसमें से दल गया हुआ था उसमें आधे लोग वर्ल्ड चैंपियन थे जो नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पर चल रहे थे। ओलंपिक में ही ये प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है वहां का माहौल वगैरह, तो उस वजह से भी थोड़ा सा, तो वो अगर मेंटल स्ट्रेस उस तरह से बन जाए तो वो काफी अच्छा प्रदर्शन शूटिंग में और हो जाएगा। निशानेबाज रहे तो आपके, जब आप भी इन प्रतियोगिताओं में जाते थे हिस्सा लेने के लिए, तो आप भी इस स्टेज से गुजरे, तो फिर आपने अपने आप को ओवरकम कैसे किया? क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, काफी जगह ये प्रश्न होता है, हर एक खिलाड़ी के मन में ये रहता है, और हर खिलाड़ी इस स्थिति से बिल्कुल सर, होता क्या है कि विदेश में जब जाते हैं तो उनके जो वहां पर जो इन्वायरमेंट होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, या वहां पर जो सराउंडिंग सारा और माहौल जो होता है, तो उसको देखते हुए तो थोड़ा सा प्रेशर आ ही जाता है कि अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को,
और काफी लोग अपने से कुछ रख रहे हैं, तो ये दिमाग में रखते हुए अपन जब शूट करते हैं, और सारा हमारा शूटिंग जो खेल है जो फिजिकल से ज्यादा मेंटल पर सारा दिमाग पर सारा, हाँ यस, दिमाग से खेलना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा चीज कहीं ना कहीं हमारा कुछ जोड़ दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। राज्यवर्धन राठौड़ जिन्होंने एथेंस के अंदर ऐतिहासिक रजत पदक जीता था, जब वे तैयारी कर रहे थे तो हम लोग कई बार उनसे मिले थे, तो उनका यही कहना था कि आपको एक शूटर के बतौर आपके साथ एक मेंटल ट्रेनर होना चाहिए, एक मसाज करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो टॉक्सिक्स होते हैं, जो टेंशन होता है, उसकी वजह से टॉक्सिक शरीर में जम जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पहलू हैं जो पदक कहाँ चुके हैं आप कह ही नहीं सकते हैं। तो आपको ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, और न सिर्फ इसमें और खेलों में भी देखिए लक्ष्य सेन का प्रदर्शन कितना बढ़िया रहा, सेमीफाइनल तक दस्तक देने वाले पहले ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हैं लक्ष्य सेन। उसके अलावा तीरंदाज हैं, तीरंदाजों का निराशा जरूर हमें मिली है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं विकास जी। तो एक बहुत विस्तृत साइंस है ये आजकल खेल जो है, इतना सिंपल नहीं है। तो जितनी जल्दी नीचे तक ट्रिकल करेगी उतना परिणाम ऊपर अपने को बेहतर मिलेंगे। जी रेसलिंग की बात करी जाए तो लगातार 2012 से ओलंपिक में हम लगातार अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं। बजरंग ने 2020 में कांस्य पदक जीता था, अमन ने 2024 में कांस्य पदक जीता है, रवि दहिया ने रजत पदक जीता, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, केडी जाधव, इन्होंने भी 1952 में कांस्य पदक जीत लिया था। तो एक रेसलिंग में कभी हालांकि भारत का जो स्थानीय गेम ये होती थी, कुश्ती दंगल होते थे, तो क्या आपको लगता है कि फिर से हम जो हमारी प्रतिष्ठा थी उसको पाने की कोशिश में लगातार आगे बढ़ रहे हैं? देखिए विकास जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। कुश्ती है, हॉकी है, इस तरह के कई खेल थे जो भारत के पारंपरिक खेल थे, लेकिन आपकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब सुनी जाएगी? जब आप में ताकत होगी। क्रिकेट में भारत की ताकत है, कितनी सारी कंट्रोवर्सीज को भारत ने आसानी से सुलझा लिया। सहवाग की कंट्रोवर्सी आई, गांगुली की कंट्रोवर्सी आई, क्योंकि भारत वहां ताकतवर है। आप हॉकी में ताकतवर नहीं है, कुश्ती में ताकतवर नहीं है, तो जितने नियम बने वो सारे भारत के विपरीत चले गए, क्योंकि एसोसिएशन में इसकी ताकत होती है, खेल उसके अनुरूप ढलता चला जाता है। तो आपकी ताकत अगर वहां नहीं है तो आपका कोई सुनेगा नहीं। तो आपको ये नियम जो हैं, अपनी आवाज वहां भी मजबूत होनी चाहिए। अब कुश्ती है, पहले अपने अखाड़ों में होती थी, लेकिन वो मैट पे होने लगी, तब से ग्रिप करने में दिक्कत आने लगी। पहले मिट्टी मल करके खेलते थे, पहले आर्टिफिशियल घास के ऊपर हॉकी होती थी, अब एस्ट्रोटर्फ आ गए। तो उसमें एनर्जी भी सेव करती है और टेक्निक बिल्कुल बदल जाती है, पावर गेम बदल जाता है। तो ये चीजें बहुत सारी गहरी चीजें होती हैं। जी सोनू, अगर मुक्केबाजी की बात करी जाए तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ टेक्निकल कुछ कमियां हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? सर, अगर कमियां अपन नहीं कह सकते, और बेहतर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बेहतर की अगर बात करें तो जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी राज्य सरकार द्वारा मिशन ओलंपिक 2028 चलाया जा रहा है, खेल नीति नहीं लाई जा रही है। अभी जो एशियन गेम्स मेडलिस्ट थे उनको राजेंद्र राठौड़ साहब द्वारा जमीन का आवंटन किया गया है। तो सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। अब अगर सर ने जैसे कुश्ती की बात की, और एक खिलाड़ी का एक दिन होता है, मुझे लगता है कि उस दिन विनेश फोगाट का दिन नहीं था। और ये कोच की एक भूमिका होती है, एक जिम्मेदारी होती है। आप अगर 100 ग्राम से रहे या 1 ग्राम, बात वो नहीं है, बात की कोच की एक जिम्मेदारी होती है कि क्या सप्लीमेंट वो, क्या वो पौष्टिक डाइट खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कि उनका मेंटल स्ट्रेस क्या है, मानसिक रूप से ठीक है या पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखना एक मेरे हिसाब से होना चाहिए। जैसा कि सोनू ने जिक्र किया दिनेश जी विनेश फोगाट का, तो विनेश फोगाट को लेकर जो पूरा 140 करोड़ भारतीयों में जो निराशा हुई, उसको लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए? हालांकि उनकी अपील भी खारिज कर दी गई है, तो विनेश फोगाट से काफी उम्मीद थी कि सिल्वर पदक तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रही थी और पहले भी बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छी खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासतौर से जिस तरह के माहौल से निकल करके वे इस स्तर तक पहुंची थी, तो बहुत ही उल्लेखनीय है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन नियम होते हैं, भारत में कुछ इस तरह का माहौल है कि ये नियम जो है उसके खिलाफ चला गया था उनके, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नियम तो नियम है, और आपकी गलती आपसे हुई है कि आपने इनटेक ज्यादा कर लिया है, लेकिन उसकी वजह भी है कि आप 53 किलो से 50 किलो में आई, तो बहुत मुश्किल होता है। अमन जो है शेरावत, उन्होंने भी अपने लगभग 4.5 किलो कम करके उसमें कांस्य पदक जीता है। तो देखिए ये गलती स्टाफ की भी है थोड़ी सी, और उनकी खुद की भी है। और ये जब वापस आएंगे, थोड़ी जांच समिति बैठेगी या आपस में जांच की जाएगी, तब पता चलेगा स्पष्ट रूप से कि गलती कहाँ हुई है। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि उन्होंने ज्यादा खा लिया या ज्यादा पी लिया, जिसकी वजह से वजन बढ़ गया। जी श्रीधर, कैसा लगता है जब आप पदक जीत कर आते हैं और देश के प्रधानमंत्री जब आपसे बात करते हैं, तो उससे कितना मतलब स्ट्रेंथ होती है खिलाड़ी के तौर पर? बिल्कुल सर, जब यहाँ से ओलंपिक ले जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी के जो ब्लेसेस लेके गए थे, या पूरे देश से ब्लेसेस लेके गए थे,
तो वहाँ काफी मोटिवेशन मिला था। सभी हम जो देख रहे थे इंटरव्यू सबके या बिफोर मैच में उतरने से पहले, तो सभी काफी उत्साहित थे। और मनु भाकर ने जब मेडल जीता और प्रधानमंत्री जी ने उससे बात करी तो वो उसने भी काफी बोला कि सर हम यहाँ मेडल जीतना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में काफी आपको मेडल देखने को मिल जाएंगे। तो काफी उत्साहवर्धन हो जाता है कि हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तो पीठ थपथपा रहे हैं। और अब तक ऐसा होता नहीं था। ओलंपिक का कौन गया, कितनी बार गया है और कहाँ गया है, पता ही नहीं चलता था। अभी 15 अगस्त को सबसे आगे वाली रो में सभी हमारे ओलंपियन थे जो सबसे आगे थे, तो वो सबसे ये दिखाता है कि मतलब अब खेल के लिए हम मतलब कितना करने जा रहे हैं। पिछले लगातार 10-15 साल से जितने भी ओलंपिक हुए हैं, 2-3 जितने भी हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा उनसे जो खिलाड़ी है उनसे जाने से पहले भी बात करी है और भले वो मेडल जीत के आए हो चाहे नहीं हो, उसके बाद में भी उनका उत्साहवर्धन बढ़ाया है। हम आपको लिए चलते हैं जहां पर जिन खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में जो पदक जीते हैं, पदक जीतने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ उनसे बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, बहुत खुशी हुई जी। आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। हाँ जी, मुझे देशवासियों का आशीर्वाद था जी और आपकी मेहनत थी जी, जो इतनी एक सुविधा दी जी टॉप्स ने और साई ने जी, आपने भी तो सबकी मेहनत था जी। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो अपना घर बना ले, और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। हाँ जी, मतलब घर में भी नहीं रहे जी इतने साल, तो उस खाड़ी में आई तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। वही तो। हाँ जी। और देखिए अमन, मैं मानता हूं देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के हमारे एथलीट हैं जो इस प्रकार से मेडल लेकर के आ रहे हैं। आप सबसे छोटी आयु के हैं और इसके लिए आपके लिए तो इतना जीवन, इतना लंबा समय आपके पास है। मैं मानता हूं आप देश को खुशियों से भर देंगे। हाँ जी, 2028 में जी ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे जी, पूरी मेहनत कराएंगे जी ओलंपिक में गोल्ड के लिए। आप देखिए, आप गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, आप उस चिंता को छोड़ दीजिए। आपने देश को बहुत दिया है और देशवासी हर कोई सीना तान करके अमन का नाम ले रहा है। आपने इतनी सिद्धि और बहुत छोटी आयु में सिद्धि पाई है। इब्बे तो जी कुछ नहीं दिया, इब्बे तो बहुत कुछ देना जी देश तय पे तो। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, जिसका ऐसा सपना होता है ना वो देता ही है। हाँ जी। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो ये मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया।
उसका थोड़ा सा वो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आप मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर, बिल्कुल ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है, तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। बहुत नई ऊंचाइयों को पार हो रहा। आपने वैसे भी 2 बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। जो बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया। हाँ जी, और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने आपके डिवीजन में थोड़े से रह गए, लेकिन आपने हाँ जी, बस वो तो करके दिखा दिया। हाँ जी, एक ही अटेम्प्ट से रह गया उसके अंदर में, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाएंगे, उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप और मनु की जो टीम इस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, हाँ जी, और एक बढ़िया टीम वर्क आपने दिखाया है, हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या कारण है? उसका तो सर कुछ नहीं, बिकॉज 2019 से मतलब हम जैसे नेशनल्स में होते हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छी टीम होती है हमारी, और बार नेशनल में गोल्ड लिया हमने, जैसे जूनियर वर्ल्ड कप हो गया और अदर वर्ल्ड कप्स हो गए, उसमें भी हमारे गोल्ड ही हैं ऑलमोस्ट सारे, तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, और नेक्स्ट टाइम होप करूँगा इससे अच्छा आपको मतलब गोल्ड लेके दिखाऊँ। नहीं, आप करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप मेहनत भी कर रहे हैं और लगन से कर रहे हैं। यस सर। तो मनु कहाँ बाहर गए हैं? सर उसका भी डोप टेस्ट चल रहा है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन मनु को भी अभी 25 मीटर के लिए तैयारी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। उसको बहुत शुभकामनाएं देना। यस सर, जरूर। और फिर से आपको दोनों को बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वहाँ जो हमारे सब खिलाड़ी हैं, हाँ जी, उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे देना। यस सर, यस जरूर। बहुत शुभकामनाएं दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था वो फिर से आप लोग वापिस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर। थैंक यू सर। हमारे श्रीजय से जी साहब, कोशिश करती है। जी साथ में ये सर कर लीजिए सर। हेलो सर, ये सर श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया सर। कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्त की कोशिश कर दी आखिरी में, यस सर। लेकिन आप
यस सर। देखिए, मैं एक बात तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी, तो ये आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर जिक्र आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। यस सर। जी सर। देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक विजेताओं से बात की और उनका उत्साह बढ़ाया और भविष्य के लिए यह भी संदेश दिया कि मेडल जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जो प्रदर्शन किया है वो ही देश के लिए मेडल है। दिनेश जी, अब तक ये होता था कि ओलंपिक में कौन गया है कौन नहीं गया है, हम कहीं पे भी ओलंपिक, एशियन या कॉमनवेल्थ में जाते थे, हाजिरी लगाकर वापस आ जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की जो स्थिति में जो सुधार हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको किस तरीके से देखते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खिलाड़ियों से बात करें, उनको आप किस तरीके से? देखिए, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो ये होता था कि जब भी भारतीय खिलाड़ी आते थे, ये कहा जाता था कि उन्हें एक्सपोजर नहीं है, विदेश में खेलने का एक्सपोजर नहीं है, उस माहौल का एक्सपोजर नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से उन्होंने मुक्त हस्त से पूरी सहायता की है। बाहर विदेशों में ट्रेनिंग होती है, हर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन होता है, अच्छे से अच्छे कोचेज उपलब्ध कराए जाते हैं, उपकरणों की कोई कमी नहीं है, देश में सुविधाओं का अंबार लग गया है। और खेलो इंडिया जैसी अभी बताया इन्होंने, वैसी योजनाएं जब आ गई हैं तो मुझे लगता है पूर्वोत्तर तरक्की की ओर है। पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको बताया मैंने कि 471 करोड़ के आसपास खर्च किया गया है। सिर्फ एथलेटिक्स के ऊपर लगभग 98 करोड़ खर्चा हुआ है। तो इतने जब खुले हाथ से अगर आप सहायता दे रहे हैं, आपके कंधा थपथपा रहे हैं, आपके पीठ थपथपा रहे हैं अच्छे प्रदर्शन के लिए, ये साथ में कह रहे हैं कि पदकों की चिंता मत करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, तो इससे बड़ी खेल भावना नहीं हो सकती। तो ये नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी ने खुद ने माना है कि पिछले 10 सालों में यह परिवर्तन आया है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये भारतीय खेलों के लिए बहुत ही अच्छे भविष्य का संकेत देता है और बहुत ही सुखद उपलब्धि है। ये कोचिंग तो खैर जरूरी है ही, लेकिन कोचिंग से भी बढ़कर है कि जब आपको देश के प्रधानमंत्री ये विश्वास दिला रहे हो कि हम आपके साथ हैं, आप तो सिर्फ प्रदर्शन करिए, पदक आते रहेंगे, पदक की चिंता ना करें, पदक के कलर की चिंता ना करें, और ये सबसे बड़ा समर्थन है। हौसला अफजाई इस तरह से होगी तो भारतीय खेल जरूर तरक्की करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं जी। श्रीधर, अगर हॉकी की बात करी जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि जो हॉकी का जो स्वर्णिम युग था, कि हम उम्मीद करते कि वो आप लौटाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हॉकी में आप देखिए काफी सालों बाद हम वापस हॉकी में पदक लेके आ रहे हैं जी। तो मतलब ये काफी एक अच्छा संकेत है कि आने वाले दिनों में ये जब हॉकी टीम के अलग अलग जगह से आए हुए तो ये वापस अपने जहाँ छोटा सा गांव है वहां से कितने बच्चे इंस्पायर होंगे इनसे, या जिला है जो जिला को रिप्रेजेंट करे, जिस राज्य को कर रहे हैं, देश तो बाद में है जी, तो वहां से काफी सारे बच्चे मोटिवेट होंगे। वहां पर जो सरकारें हैं उनके लिए अब नौकरी है, या जैसे अभी यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में 2% खेलकूद कोटा के लिए नौकरी मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसे हर जगह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये काफी फायदे मतलब हाँ, कुछ फायदे मिलेंगे तो बच्चे और जो आने वाले जो युवा हैं वो भी उत्साहित होंगे। दिनेश जी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि हॉकी के स्वर्णिम दिन आएंगे, हॉकी में हमने 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 4 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 13 पदक जीते हैं। क्या लगता है हॉकी से कितनी उम्मीदें? क्या हॉकी का जो दौर जो खो चुका था वो दौर फिर से लौट के आ चुका है? देखिए, वैसा वर्चस्व तो स्थापित होना बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि वो हॉकी अब वो हॉकी रही नहीं, अब पावर गेम बन गया है। तो ये तो भारतीय खिलाड़ियों का ये सेट ऑफ ग्रुप जो है बहुत अच्छा है, फिजिकली बहुत फिट है, मेंटल स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन लगातार ऐसा रह पाना बहुत मुश्किल है जब तक कि नए खिलाड़ी उसी स्तर के नहीं आए। तो कोशिश पूरी जारी है, लेकिन और टीमें भी उतने ही स्ट्रांग है। अभी ऑस्ट्रेलिया को लगभग 52 साल बाद भारत ने हराया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 10 खिलाड़ियों के साथ खेल करके ब्रिटेन के खिलाफ मैच बचाया, तो ये इतनी उपलब्धियां जो जीवट दिखाता है, ये जो संकल्प है भारत का, तो ये बहुत सुखद स्थिति है कि ये दोनों चीजें अब भारतीय खिलाड़ियों में इनका समावेश होने लगा है। जी जी जी। सोनू जी,
करीबन 33 खेल ओलंपिक में खेले जा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व सिर्फ और सिर्फ अब तक 16 पर पहुंचा है। सर भारत में स्थिति क्या है कि जैसे अपन ओलंपिक खेलों की बात करें तो लगभग 32 खेल हैं जी, 16 में गए हैं, बाकी गेम्स में क्यों नहीं जा रहे? खेल संघों का डिस्प्यूट है जी। तो इन खेल संघों के डिस्प्यूट, खेल संघों का डिस्प्यूट को तो माना जा सकता है, पहले जो और गेम है क्या उनके बारे में जागरूकता है? लगता है ये भी एक सबसे बड़ा विषय है कि खेलों में जागरूकता नहीं है। आपकी लेकिन खुद की किक बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग के प्रति आपको क्या लगता है लोगों में कितनी जागरूकता होगी? क्योंकि जनरली बॉक्सिंग को सुना है। बिल्कुल सर, बॉक्सिंग के में भी इतनी टाइप्स हैं, ताइक्वांडो है, जूडो कराटे, जैसा आपने अभी जिक्र किया। सर अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो और खेलों की ज्यादा पॉपुलैरिटी है, हमारे खेल की पॉपुलैरिटी कम है जी। लेकिन ये एक बहुत अभी एक अच्छा संदेश जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हर खिलाड़ी से बात कर रहे हैं, मेडलिस्ट से चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि देश के सबसे बड़े पद पे विराजित आदमी मुखिया जो हमसे बात करें, ये हौसला अफजाई की सर हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है जी। हर खिलाड़ी के लिए भी गौरवान्वित करने वाला क्षण है और 140 करोड़ जनता के लिए भी है कि कोई खिलाड़ी से बात करी जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, कोच के द्वारा या खेल मंत्री के द्वारा नहीं, और न सिर्फ बात करी जा रही है, विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप खेलते रहिए, आप खेल पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल सर। अभी अगर मैं राजस्थान सरकार की बात करूं तो अभी एशियन गेम्स में जो पदक विजेता थे उनको माननीय खेल मंत्री द्वारा जमीन का आवंटन किया गया है, और राजस्थान में मिशन ओलंपिक नीति लाई जा रही है, खेल नीति लागू की जा रही है, जहां अगर अपन प्रदर्शन की उम्मीद करें कि पेरिस ओलंपिक में अपन थोड़े से पीछे रहे या अपन जितना देख रहे थे कमतर रहे, प्रदर्शन और बेटर हो सकता था या भविष्य में आगे अपना टारगेट 28, मुझे लग रहा है कि सरकार द्वारा सारा सहारा दिया जा रहा है। जो एक गैप आ रहा है वो ये है कि अपने को एजुकेशन में जैसे थोड़ा है कि अपन स्कूल में अपन देखें कि बच्चे की 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद खेल के लिए टाइम ही नहीं बच पाता है। अगर वो सारा उसका फोकस पढ़ाई पे होता है, फिर अपन उम्मीद करते हैं कि खेल में भी मेडल आए, वो कैसे संभव हो पाएंगे? तो इन सब थोड़ा सा इन चीजों का मद्देनजर करना जरूरी है। दूसरा क्या है कि जो खिलाड़ी के लिए मेन चीजें क्या है, अपन जैसे क्रिकेट से अपन तुलनात्मक क्रिकेट में पॉपुलैरिटी ज्यादा है, एक आर्थिक अगर लोग बात करें कि खिलाड़ी के पास आर्थिक सुविधा नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान सरकार द्वारा इतने योजनाएं स्कीम्स लाई जा रही हैं जिससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं। एक क्या है कि जो खिलाड़ी है उसको एक आप सही खिलाड़ी को पहचान करो, जो आइडेंटिटी कि हाँ यार ये खिलाड़ी देश के लिए पदक ला सकता है, तो उसके तैयारी क्या वो जिला स्तर पे उसको तराशा जाए। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ओलंपिक तो बहुत बड़ी बात है। उसको मतलब ये कि अपन ओलंपिक को ओलंपिक की दृष्टि से न देखें, उसके जैसे मैंने पूर्व में चर्चा की कि एशियन गेम्स को भी उस देखा जाना चाहिए, जैसे हमारे भी केंद्रीय मंत्री साहब ने किया है, और कॉमनवेल्थ गेम है, और भी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया गेम करवाती है, एशियन इंडोर गेम्स है, एशियन मार्शल आर्ट गेम्स है, नेशनल गेम्स है। इन सब गेमों में अगर अपन देखेंगे, अगर इन्हीं गेमों से अगर अपन टारगेट करेंगे तो आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन होंगे सर। हाँ, कम से कम सारी प्रतियोगिताओं में भाग तो लें, अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवाएं, उसके बाद में परिणाम की अपेक्षा करें। हम 32 में से जैसा सोनू ने बताया कि 16 गेम में ही अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और पदक और भी चाहते हैं, तो पदक आएंगे कैसे? नहीं विकास जी, मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि सरकार के पास साधन सीमित है, इतने सारे खेलों पे फोकस नहीं कर सकती है, तो हमें बल्कि प्रायोरिटी गेम्स को चिन्हित करना चाहिए कि इनमें मेडल प्रोस्पेक्ट हैं तो उन्हें हम प्रमोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा इन्होंने कहा कि चिन्हित करना चाहिए, तो बच्चों को जो है थोड़ी सी 10 साल तक के बच्चों को एक बेसिक स्पोर्ट्स जो होते हैं जिसमें शरीर आपका जैसे स्विमिंग है, खो खो है, या अपने मलखंब है, शरीर एक्टिव होने लगे, तो उन खेलों के अंदर डाला जाए जिससे फिजिकल फिटनेस का कल्चर बढ़े। और उसके बाद में किन खेलों में उनकी रुचि है, जैसे चाइना में होता है, बच्चों को एक बेसिक स्पोर्ट के रूप में शरीर फिट बनाते हैं और फिर जिस खेल में रुचि होती है उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग दे करके उन्हें आगे विकसित किया जाता है। तो ये जब तक अपन ये पद्धति नहीं अपनाएंगे, और पेरेंट्स का सहयोग बहुत जरूरी है, और सरकार के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। आप हम भी आगे आए, समाज आगे आए, कॉर्पोरेट्स आगे आए, और सरकार का सहयोग तो रहेगा, लेकिन ये सब मिलजुल करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। पहल खुद को अपने घर से करनी पड़ेगी। मैं एक स्टडी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें था कि जो विदेशों में है उसमें जितनी पढ़ाई को जितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है उतना का उतना खेलों को दिया जाता है, और जो स्कूली बच्चे हैं उनको एक लेवल तक सारे गेम के बारे में नॉलेज दिया जाता है, और फिर यह तय किया जाता है कि आपको कौन सा गेम चुनना है।
क्या इस तरह की का जो वही मैंने कहा ना कि बेसिक स्पोर्ट्स के रूप में ट्रेनिंग दी जाए। जैसे खो खो है, खो खो बहुत अच्छा बेसिक स्पोर्ट है, क्योंकि आप उसमें खेलते हैं तो आपकी स्पीड जो एक्सेलरेशन है उसकी मसल स्ट्रांग होती हैं, घूमते हैं जल्दी से, डंडे के वो बैलेंस लेकर के पोल से टर्न लेते हैं, तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। मलखंभ है तो हमने न सिर्फ राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजस्थान ने खूब मेडल जीते हैं खो खो में। नहीं, ये पारंपरिक खेल जो हैं ये बहुत अच्छे थे अपने, तो उन्हें बहुत सारी कंट्रीज जो इन्हें अपना रही हैं। खो खो के लिए कई ब्राजील जैसे देशों ने इसे बेसिक स्पोर्ट के रूप में अपनाने की कोशिश की है। तो वैसी उसी पद्धति पे जाना होगा। बच्चों में एक बेसिक लेवल के ऊपर फिजिकल फिटनेस जब उनकी होगी तो अपने आप वो डिफरेंट खेलों में जैसी उनकी रुचि है उसके हिसाब से वे जा सकते हैं। लेकिन फिटनेस जो बचपन में गेन की जाती है वो बाद में हासिल करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि सोनू ने जिक्र किया राजस्थान का, तो राजस्थान से भी 2 खेल प्रतिभाओं को तलाशा गया, फिर उनको तराशा गया है। यही परिणाम रहा कि वो हालांकि चौथे स्थान पे रहे हैं। माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका शूटर हैं श्रीधर, तो उन्होंने भी अपना अच्छा प्रदर्शन किया है और वो जब राजधानी जयपुर लौटे तो उन्होंने मीडिया से क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अनंतजीत सिंह नरूका है। मैं स्कीट इवेंट में ओलंपिक्स में मैंने भाग लिया था और हमारी टीम 4th पोजीशन पे आई। एक नया एक्सपीरियंस था ये हमारे लिए, बिकॉज पहली बार हम दोनों ओलंपिक गेम्स गए और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था। थोड़े से एक टारगेट से हम रह गए थे, पर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसमें। प्रेशर बहुत था, पर हमने अपना बेस्ट दिया और इंडिया को 4th रैंक पे लाए। अगली बार यही रहेगा कि कोई कसर ना छोड़ें हम और मेडल के साथ ही वापस आएँ। मेरा नाम महेश्वरी चौहान है और मुझे मौका मिला था इस साल पेरिस में ओलंपिक्स में, मेरे पहले ओलंपिक्स में भाग लेने का, और राजस्थान को रिप्रेजेंट और इंडिया को रिप्रेजेंट करने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं बस सबको सारा सपोर्ट, फेडरेशन, पेरेंट्स, कोचेस और टीममेट सबको अपने दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और यही कोशिश करेंगे कि अगले ओलंपिक्स और आगे कॉम्पिटिशन्स में खुद का बेस्ट दे और मेडल्स जीते, बिकॉज अब की बार 1 पॉइंट से रह गए थे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली गोइंग टू गो फॉर द गोल्ड। तो माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका का कहना है कि इस अगली बार जो ओलंपिक होगा उसमें हम और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। श्रीधर, क्या लगता है आपको, बहुत नजदीक आकर ये दोनों जुड़ गए? सर हो सकता है ये पहला ओलंपिक है उनका जी, तो कुछ वहां पर जो जब उन्होंने शूटिंग किया होगा तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर या कुछ एरर रहे होंगे कि जिस वजह से वो कर नहीं पाए। पर हालांकि अपन जब नीचे ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, जैसे राजस्थान राइफल एसोसिएशन है जहां से ये उभरे हैं, तो इनका काफी सहयोग रहा कि वो खुले इनको ग्राउंड लेवल पर जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी मिलती है। देन यहाँ से जब नेशनल लेवल पर जाते हैं, नेशनल राइफल एसोसिएशन जो हमारा राइफल शूटिंग का है, तो वहां पर भी काफी मतलब एम्युनिशन है, इक्विपमेंट्स है। कुल मिलाकर उम्मीद कर सकते हैं कि अगला जो ओलंपिक होगा उनमें प्रदर्शन अच्छा होगा। दिनेश जी, फाइनल कमेंट, भारत का जो प्रदर्शन है ओलंपिक में और बेहतर कैसे हो सकता है, कितनी उम्मीद करी जा सकती है? देखिए, बहुत अच्छा चल रहे हैं। पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने पदक आएंगे। वर्षों तक भारत जो केडी जाधव के 2 पदक लेके, उसके बाद 96 में आके अटलांटा में लिएंडर पेस ने इंडिविजुअल पदक जीता था। तो ये इतना लंबा सफर था, लेकिन अब धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं। अब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 3रा या 4था स्थान नहीं, वहां जो पहुंचते हैं, आप टेबल टेनिस की बात करेंगे, वहां भी मानिका बत्रा और श्रीजा जो वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची हैं। तो ये प्रदर्शन भी कम नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है और धीरे धीरे और जाएंगे। जैसे जैसे बेस बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो अपने आप में क्वालिटी भी निकलेगी। जी बिल्कुल, अपने आप में क्वालिटी भी निकलेगी। 140 करोड़ भारतीयों की जो उम्मीदें हैं वो रंग लाएगी, जो निकट भविष्य में जो ओलंपिक, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें हमें दिखाई देगी। दिनेश जी, सोनू जी और श्रीधर जी, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी राजस्थान के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।